कई सालों से, विशेषकर 2014 के बाद से, उन राज्यों में जहां डबल इंजन सरकार है, इस तरीके से निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, दोषी व्यक्तियों को छोड़ा जा रहा है और उन राज्यों में पूरे तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखने में आ रहा है दोषियों को छोड़ा जा रहा है और रिपोर्ट करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें कि इस प्रकार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं, लेकिन सितंबर 2024 में जिस प्रकार से दो घटनाएं हुई, रतलाम और बक्सी जिला शाजापुर में, उसका उल्लेख मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें ये बात साफ हो रही है कि जो शासकीय अधिकारी और विशेषकर पुलिस के लोग जो ईमानदारी से संविधान, नियम, कानून और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सजा दी जा रही है। और जो खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हुए और गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनकी हत्या हुई है और दोषियों को पूरी तरीके से संरक्षण मिला हुआ है। इस बारे में मैं दो घटनाओं का विशेषकर उल्लेख कर रहा हूं। पहली घटना है दिनांक 7 सितंबर 2024 को रतलाम की। रतलाम हमेशा से कम्युनली सेंसिटिव रहा है और वहां गणेश चतुर्थी का जो जुलूस निकल रहा था, उसमें जो मार्ग तय हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उससे हटकर जो कट्टरपंथी संगठन है, उन्होंने मस्जिद के सामने से रूट ले गए और मस्जिद के सामने काफी भद्दी भद्दी बातें कहते हुए, नारे लगाते हुए, और फिर अचानक कहा कि अगर पत्थर फेंक रहे हैं, गणेश जी को पत्थर लग गया, गणेश जी को पत्थर लग गया। और उसके बाद दुकानें जलाना और जो जो घटनाएं हुई वो यास्मीन शेरानी जी हमारी आपको डिटेल में बताएंगी, जो कि 6 बार से निर्वाचित म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पार्षद है लगातार और अलग अलग क्षेत्रों से है, और जो वहां पर पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करती आई हैं। यहां तक कि इसी काम में इनको गोली भी लग गई थी एक बार, जो गले में गोली लगी, उससे इन्होंने मुकाबला किया और आज भी वो पूरी हिम्मत के साथ इन ताकतों से लड़ नहीं रही हैं, इनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। और जब भी कोई ऐसा टेंशन होता है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं से कहता है कि यास्मीन जी आप हमको मदद करिए।
वहाँ घटना होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखा जाता है और रतलाम के एसपी श्री राहुल लोढ़ा उसमें पाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कोई मुसलमान इन्वॉल्व ही नहीं है और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो मकान तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, दुकानों में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया और मुकदमा दायर करके उनको गिरफ्तार भी किया कुछ लोगों को। उसकी डिटेल्स में इसमें दिया है। लेकिन सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसे पुलिस अफसर को इनाम देने के लिए, तारीफ करने के लिए के बजाय उसको रात को 12 बजे उनका स्थानांतरण कर दिया गया और दूसरे पुलिस अफसर को वहां तैनात कर दिया गया। अब जिस अधिकारी ने नियम, कानून और गाइडलाइंस का पालन किया, उससे प्रताड़ित कर दिया गया। दूसरी घटना उसी महीने में होती है। सितंबर में, दिनांक 23 सितंबर, शाजापुर मक्सी में। मक्सी थोड़ा सा शुरू से ही सेंसिटिव रहा है, कम्युनल सेंसिटिव रहा है। वहां समीर नामक एक व्यक्ति जो कि भाजपा में है, उसने अनीस को फोन करके कहा कि तुम यहां आ जाओ, भाजपा ज्वाइन करनी है और नहीं करोगे तुमको नुकसान होगा, गोली खानी पड़ेगी। तो वो वहां जाके बातचीत की और उस पर उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया। तो दोनों थाने में गए। पीछे से कुछ लोगों ने बंदूक को फायरिंग भी की। अब जो कंप्लेनेंट था अनीस, उसको टीआई साहब ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरे पक्ष को छोड़ दिया। 24 तारीख को डेलीगेशन शाजापुर गया एसपी साहब से मिलने। एसपी साहब नहीं मिले, एडिशनल एसपी से मिलके आ गए। 25 तारीख को वे सब लोग वहीं पर ही थे, शहर में ही थे, और उसमें दो लोगों में विवाद हुआ, थोड़ा झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई और उन कट्टरपंथी संगठनों की ओर से फायरिंग हुई, जिसमें अमजद नाम का लड़का मारा गया, जिसका कोई लेना देना इससे केस से नहीं था। उसकी विधवा पत्नी यहाँ मौजूद है, उसकी मां मौजूद है, और जो अमजद की पत्नी के चाचा आसिफ, ये आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। यहाँ ये बताना और भी आवश्यक है कि उस फायरिंग में एक जुनैद नाम के लड़के को भी गोली लगी, आज भी वो कोमा में है। और इसी प्रकार की घटना में इसी शहर में 2010 में जुनैद के बड़े भाई शाकिब की मौत हुई थी। यानी कि एक ही परिवार के एक भाई की मौत हुई 2010 में, और इस फायरिंग में भी उसके भाई जुनैद को आज भी वो कोमा में है, इंदौर में भर्ती है। उसमें भी इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और वहां के टीआई और वहां के एसपी साहब का ये नजरिया रहा है कि आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। वो अनीस छोटे मोटे झगड़े में आज भी जेल में है और 2 लड़कों को उन्होंने पकड़ा और उनको जेल भेजने के बजाय अस्पताल में भर्ती कर दिया। आज भी वो अस्पताल में भर्ती हैं, जेल नहीं गए।
और बाकी लोग भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एसपी साहब को सम्मानित किया गया। और हालात ये हैं कि उनको अब ये कहा जा रहा है, इनके मक्सी शहर में क्या हालात है, आसिफ जी आपको डिटेल में बताएंगे। साथियों, मैंने इस घटना के बारे में और किस प्रकार से 2 एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसरों के साथ व्यवहार किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसका उल्लेख और उसकी उसका जो उसको बताने के लिए आप सब लोगों को मैंने तकलीफ दी है। और उसका मैंने पत्र प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, गृह मंत्री जी को लिखा है, और आईपीएस एसोसिएशन को भी लिखा है, और पुलिस फाउंडेशन जो कि इसके पेट्रन प्रकाश सिंह जी हैं उनको भी किया है, लिखा है। इसी के साथ साथ मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और तहसीन पूनावाला का एक सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ने पैरा 40 में बताया है, उसका भी मैंने इंक्लूज इसमें किया। कुछ इसमें आपके पेपर कटिंग्स में मैंने रखी है। रतलाम की कुछ घटना के बारे में जिक्र भी है, वो पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास है। इसमें मूल बात यही है कि एक अधिकारी दृढ़ता से कम्युनल राइट रोकता है, नुकसान ना हो इसकी कार्रवाई करता है, उसे दंड दिया जाता है। और जो ऐसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों को प्रोत्साहित करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये मूल रूप से गैर संवैधानिक तरीका है इस डबल इंजन सरकार का। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि मैंने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पैरवी की है। एक मुख्यमंत्री के नाते 10 साल तक मेरे कार्यकाल में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। आप इसकी जांच करा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जिसने गलत काम किया उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की, और एक भी 10 साल में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सांप्रदायिक तनाव कई बार हुए, छोटी मोटी छुटपुट घटना हुई, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं आज हो रही हैं उस नहीं हुई थी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, काफ़ी फ्रीडम फाइटर तो रही, वो हमेशा कहते थे, उनकी बड़ी कृपा मुझ पर रही, कि दिग्विजय, मुख्यमंत्री जब चाहेगा तभी दंगे होंगे, जब मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो कोई दंगा नहीं होगा। क्योंकि मैसेज जो मुख्यमंत्री अपने प्रशासन को देता है उसी के आधार पर प्रशासन काम करता है। ऐसे मामलों में इन डबल इंजन सरकार के किसी भी प्रांत में चले जाइए, एक नजरिया है, जुलूस निकल रहा है, पत्थर फेंका, किसने फेंका, नहीं फेंका, दंगा हुआ, एक वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया गया और उनको परेशान किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। मैं अब यास्मीन से कहूंगा कि वो रतलाम की घटना के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे। हाथ में ले लो, उसको हाथ में ले लो, हाथ ऐसा माइक है तुम्हारा। आदरणीय, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्याय की आवाज उठाना एक बहुत बड़ी बात है। और जो एक मुस्लिम वर्ग कई राज्यों में प्रताड़ित हो रहे हैं और उसकी आवाज आज माननीय साहब ने उठाई है। क्योंकि 2014 में, वो भी सितंबर 2014 था, तब मेरे ऊपर फायर हुआ था नगर निगम के अंदर जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी। मैंने कभी किसी से पक्षपात नहीं किया, आज भी मेरे दरवाजे खुले रहते हैं।
और 6 बार से चुनाव जीतना मामूली बात नहीं है। पर जब 7 सितंबर 2024 को गणेश प्रतिमा को बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र से निकाला जा रहा था, जबकि वहां से कभी जुलूस या मूर्ति का निकालना नहीं होता, पर यह सोची समझी साजिश थी और वहां से गणेश जी की मूर्ति को लेकर गए, मूर्ति को बीच में रोक दिया, मस्जिद के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगे कि प्रतिमा को खंडित किया। जब वहां एसपी खुद राहुल कुमार लोढ़ा जी पहुंचे, उन्होंने एक स्थान बताया कि यहाँ मूर्ति को पत्थर लगा। वहां उस स्थान को चेक किया, सीसी कैमरे चेक किए, वहां कोई सबूत नहीं मिला। फिर उन्हीं लोगों ने हौला करके दूसरी जगह बताया, वहां भी सबूत नहीं मिले। तीसरी जगह बताया, वहां भी नहीं मिले। जब पुलिस ने कहा कि कोई दोषी नहीं है, कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, फिर ये कुछ लोग जो हिंदू तत्व के या जो कट्टरपंथी जाके थाना स्टेशन रोड का घेराव किया, खूब बाबर की औलादों को बाहर निकालो ऐसे करके खूब गालियां दी, खूब शोरगुल किया। पास में एक मस्जिद मोचियान, उसमें गए, पत्थर फेंके। उसके बाद जब वो वापस मोचीपुरा क्षेत्र में आने लगे तो एसपी साहब राहुल कुमार लोढ़ा ने उसको रोका और उन्होंने बल के साथ उस दंगे को वहीं शांत किया, रतलाम की शांति स्थापित की और उनका बहुत सहयोग रहा कि रतलाम शहर में शांति रही। और मैंने भी, मेरे जो भाई है उनसे आह्वान किया कि अपने घरों में रहो, मस्जिदों में रहो, ताला लगा लो, इनको इनकी निकलने दीजिए, इनको जो भी करना है करने दीजिए। जब इनको कुछ हाथ नहीं लगा और इनके खिलाफ उन्होंने एसपी साहब ने प्रकरण दर्ज किया और उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू की, तो उनके ऊपर दबाव आया और कट्टरपंथी हिंदू संगठन वालों ने जाके कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया, बोला हमारे ऊपर झूठा आरोप लग रहा है। और जब कोई बात नहीं बनी तो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जो उन्हीं के हाथ में सारा रहता है, उन्होंने बात को सोचा नहीं, समझा नहीं और दोनों पक्ष को बराबर नहीं देखते हुए एसपी का रात ट्रांसफर कर दिया गया। ये घटना हमेशा इस तरह से जो लोग झूठी कहानी घड़ते हैं और जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी वजह से हम लोग प्रताड़ित होते हैं। धन्यवाद यास्मीन जी। मैं अब आसिफ जी को कहूँगा कि वे मक्सी की घटना के बारे में आपको जानकारी। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच में पधारे सम्मानीय साथियों, मक्सी जिला शाजापुर का रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं मक्सी शहर का शहर अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी का। मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी संख्या में पाई जाती है मक्सी में। मक्सी संवेदनशील नगर में आता है। वहाँ पहले भी कम्युनल राइट्स होते रहे हैं। 2010 में भी इसी तरीके की घटना हुई थी जिसमें गोली मार दी गई थी साकेब को। उसकी लड़ाई हमने काफ़ी लड़ी। उसके बाद अभी 23 सितंबर को बीजेपी के सदस्यता अभियान के अंतर्गत हमारे मोहल्ले में दबाव बना के सदस्य बनाने के लिए दबाव बनाया गया। 23 तारीख को हवाई फायरिंग की गई और लोगों को लड़ने के लिए उकसाया गया। हमारा प्रतिनिधिमंडल
जिस लड़के के साथ मारपीट की थी उसको लेके मक्सी थाने पे गया तो वहाँ पर थाना प्रभारी ने उसी को अंदर बंद कर दिया और हमें भगा दिया गया। हमने उस दिन आवेदन भी दिया था। उसके बाद घटना के लिए हम अगले दिन शिकायत करने शाजापुर एसपी के पास गए। वहाँ एसपी साहब तो नहीं मिले, उनके स्थान पे बघेल जी थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और कुछ नहीं किया। जो लोग भी वहाँ पर गए थे शाजापुर, उन लोगों को चिन्हित करके अगले दिन उन्हीं के ऊपर प्राणघातक हमले किए गए, उनके साथ मारपीट की गई और गोली चलाई गई, जिसमें निर्दोष लोगों की जानें गई। एक अमजद, उसकी जान चली गई। मेरा भतीजा जुनेद, उसके सिर में 4 गोली लगी, वो अभी कोमा में है। और 10 अन्य लोगों को घायल हुए, उनको भी गोलियां लगी। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद भी प्रशासन ने किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की। प्रशासन, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और नगरपालिका अध्यक्ष पति उनके दबाव में काम कर रहा है। उन्हीं लोगों ने गोली मारी और उन्हीं को बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना में एसपी और थाना प्रभारी की भूमिका चिंतनीय है और उन्हीं की लापरवाही की वजह से यह घटना अंजाम हुई। ये पूरा रैकेट चल रहा है जिसमें जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध रहती है और वसूली अभियान चलता रहता है इन लोगों को। ये सब उसी के परिणाम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये आप बेटा खड़ी हो जाओगे कमेटी, तो खड़ी हो जाओगे। ये अमजद की बेटी है और ये वो छोटी बेटी है उधर। और ये अमजद की पत्नी है, दिव्यांग है। अब इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, कोई मदद नहीं की, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला प्रशासन की तरफ से, जबकि प्रशासन ने वादा किया था। आप समझ सकते हैं कि इनका अब क्या होगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में फवाद शाहीन साहब का, जो कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो कि दिल्ली में काफ़ी एक्टिव हैं और ऐसे सारे सिविल राइट्स केसेस में वे आपसे परिचित ही हैं। और इस पूरे घटना को हम लोगों ने जो उनको बताया है, तो वे कुछ आपसे कहना चाहते हैं। जी, देखिए, हमारे लिए बहुत अफसोस की, बहुत दुख की बात यह है कि जिस तरह का ये माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, ख़ास करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक तरफा नफरती एजेंडा है मध्य प्रदेश सरकार का, उसके पीड़ितों की और उसके इंसिडेंट्स की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो किसी एक पीसी में हम आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन बहरहाल पिछले कुछ साल के मामलात को देखते हुए कुछ बड़े पहलू हैं इसके जो निकल के आते हैं। सबसे पहला तो ये कि मध्य प्रदेश में नफरती बयान और भाषण, अनचेक्ड हेट स्पीच बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के हो रही है सालों से। और इसमें सिर्फ जो कुछ मान्य मंत्री या राजनेता हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कई प्रकार के संगठन, कई प्रकार के पॉलिटिकल स्टार्टअप हैं जिनको अपना करियर चमकाने के लिए सबसे आसान तरीका यह मिल गया है कि मुसलमानों के खिलाफ आप कोई नफरती बयान दे दें, कोई कैंपेन चला दें। अभी कुछ पिछले ही हफ्ते भोपाल में मुस्लिम दुकानदारों का बॉयकॉट करने का एक कैंपेन चला रहा है कोई संगठन। इस तरह के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के कैंपेन चल रहे हैं जो कि समाज में नफरत का जहर बोने का काम कर रहे हैं। और इसी का डायरेक्ट नतीजा है कि टारगेटेड तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में कम्युनल वायलेंस को भड़काने की मुस्तकिल एक कैंपेन चल रहा है, एक कोशिश चल रही है जिसमें
साफ तौर पे ये दिखता है एक पैटर्न सा बन गया है, जहां कोई प्रोसेशन निकलता है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के पास से गुजरता है, वहां पे इंजीनियर किया जाता है एक झगड़े को, और उसके बाद उसमें कोई प्रॉपर कार्रवाई होने के बजाय जो वहां के असर रखने वाले मुसलमान नेता होते हैं या सामाजिक लोग होते हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर बेवजह के मुकदमे लगाए जाते हैं। जब कोर्ट से बेल मिल जाती है तब भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून में उनको अंदर रखा जाता है, और डिमोलिशन के जरिए से, ये इलीगल डिमोलिशन के जरिए से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। और यहां पे बहुत जरूरी है इस बात को हाईलाइट करना कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट गाइडलाइंस हैं हेट स्पीच को लेकर के भी। शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में गाइडलाइंस दिए हैं कि हेट स्पीच के सारे इंसिडेंट्स पे चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कि प्रॉपर एफआईआर हो, जो कि क्लियरली नहीं हो रही है। और दूसरा जो कि इस चिट्ठी में हाईलाइट किया गया है, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इस तरह के सारे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्टेट को कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर का होना, और बिल्कुल सही सवाल चिट्ठी में पूछा गया है कि क्या मध्य प्रदेश में इस तरह का नोडल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? क्या वो नोडल ऑफिसर गाइडलाइन के हिसाब से हर महीने लोकल इंटेलिजेंस की मीटिंग लेता है और रिव्यू करता है सिचुएशन का? क्या चीफ होम सेक्रेटरी या डीजीपी क्वार्टरली ऐसे सारे नोडल ऑफिसर्स की रिव्यू मीटिंग लेते हैं? अगर लेते हैं तो उनके क्या उन मीटिंग्स का क्या नतीजा निकला, ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? हमें यह पता है बदकिस्मती से कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन तो बहुत दूर की बात है, पुलिस की तरफ से कानून को वायलेट करने, कानून का गलत इस्तेमाल और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल हम मुस्तकिल देखते हैं। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, मैं सिर्फ 2 इंसिडेंट्स आपके सामने रखूंगा जो क्लियर कर देंगे इस पूरे पैटर्न को, जो बिल्कुल अभी के इंसिडेंट्स हैं। एक इंसिडेंट तो अभी छतरपुर में अगस्त में 21 अगस्त को एक प्रोटेस्ट निकला। प्रोटेस्ट के एंड में इसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियर किया गया। उसके बाद फौरन पुलिस ने जो कंप्लेंट थी लोगों की उस पर एक्ट करने के बजाय फौरन से वहां के लोकल जो लीडर थे, जो नामवर लोग थे मुस्लिम कम्युनिटी के, हाजी शहजाद अली और दीगर लोग, उन लोगों को 150 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया। जो उनमें से सबसे रसूख वाले, सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनके घर को डिमोलिश किया। एक वकील जिन्होंने मेमोरेंडम लिखा था, मेमोरेंडम लिखने के जुर्म में उनके ऊपर केस दर्ज करके गिरफ्तार किया। और ना सिर्फ डिमोलिशन किया बल्कि सारे कानून की मर्यादा को बिल्कुल भंग करते हुए कुछ लोगों को, 20 के करीब लोगों को गिरफ्तार करके छतरपुर शहर में कोतवाली से चौक तक 5:30 से 5:30 बजे के बीच में परेड किया और उनसे नारे लगवाए कि पुलिस हमारी बाप है। इस तरह का ह्यूमिलिएशन, इस तरह का परेडिंग कौन सा सीआरपीसी, कौन सा नागरिक सुरक्षा संहिता है जिसमें इसकी इजाजत दी गई है? और क्या यही लीगल रिफॉर्म है जो माननीय गृह मंत्री जी बड़े जोर शोर से लेकर आए थे कि हम हमारी कानून से कॉलोनियल मेंटालिटी हटा रहे हैं? क्या यही लीगल रिफॉर्म है हम लेकर आए हैं? और कहां कानून में पुलिस को अथॉरिटी दी गई है इस तरह से परेडिंग कराने की? बदकिस्मती की बात यह है कि यह परेडिंग का कल्चर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर जरूर सुप्रीम कोर्ट को और अथॉरिटीज को संज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ ज्यादा वक्त लिए बना एक और इंसिडेंट जो जौरा में हुआ जून में, जहां पे एक इंसिडेंट हुआ, एक मंदिर के पास किसी ने उसकी एक गाय का शव मिला, उस पे पूरी कार्रवाई होने के बजाय, एक जांच होने के बजाय फौरन से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उसी दिन 2 लोगों का घर डिमोलिश किया। 2 दिन बाद 2 लोगों का और घर डिमोलिश कर दिया। और उन 4 के ऊपर कोई सबूत नहीं है, कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन फौरन से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के उनको दोबारा जेल में डाल दिया। और इस इंसिडेंट को मैं खास करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें एक शख्स, सलमान, जिसके बाप के घर को डिमोलिश किया था, उनके फादर सुप्रीम कोर्ट आए और दीगर पिटिशंस के साथ वो भी एक पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उस केस में जो कंप्लीट वायलेशन ऑफ लॉ था, ब्रेकडाउन ऑफ लीगल मशीनरी था, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क में इस तरह के डिमोलिशंस पे एक स्टे लगाया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया है कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से एक तरफा और कंप्लीटली गैर कानूनी किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं। और ये सिर्फ 2-3 इंसिडेंट्स की बात नहीं है, हम कम से कम पिछले 4-5 से देख रहे हैं, 4-5 साल से देख रहे हैं। मंदसौर में हमने देखा, खरगोन में देखा, सेंधवा में देखा, बिल्कुल एक पैटर्न
एक कम्युनल सिचुएशन को इंजीनियर किया जाता है, उसके बाद असर रखने वाले जो वहां के जो मुसलमान हैं, जो एक्टिव हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनको टारगेट करके उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और दूसरे सख्त कानून में कार्रवाई होती है, उनके घरों को डिमोलिश किया जाता है और उसके बाद इस तरह की परेड जैसी चीजें कई जगहों पे कराई जाती हैं। ये पूरी तरह से हमारे लिए शर्मनाक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है। और हालांकि हम बहुत इस बात से हम बहुत इंकरेज्ड हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम डिमोलिशंस का संज्ञान लिया है, लेकिन डिमोलिशंस के अलावा भी पुलिस जो एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी लेकर के इस तरह की हरकतें कर रही है, उसका संज्ञान लेना भी जरूरी है। और इससे पहले जो डिमोलिशंस हुए हैं उसमें लोगों को जस्टिस मिलना जरूरी है। और आखिर में मैं खत्म इससे करूंगा कि बहुत दिनों के बाद एक लॉस्ट डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे 2008 के होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस हैं, कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट में किस तरह से पुलिस को और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। बहुत दिनों के बाद इस चिट्ठी के जरिए से उन गाइडलाइंस को उजागर किया गया है और यह क्लियर है कि उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से वायलेशन हो रहा है। खुद ये होम मिनिस्ट्री अपनी सरकारें, अपनी पार्टी की सरकारें के होने के बावजूद होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रही है। और हमें उम्मीद है कि सिटीजन्स और जो जागरूक नागरिक हैं वो इतना प्रेशर बनाएंगे और कोर्ट की तरफ से होपफुली ऐसा डायरेक्शन आएगा कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सरकार को मजबूर किया जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाएं तरफ हमारे भारत जोड़ो अभियान के महामंत्री पंकज गुप्ता जी हैं, जो कि भूतपूर्व विधायक भी हैं और योगेंद्र यादव जी के साथ बड़े क्लोजली इन्होंने काम किया है। मैं उनको देता हूँ। साथियों, भारत जोड़ो अभियान जैसा कि आप जानते हैं देश भर के ऐसे तमाम संगठनों का एक समूह है, समुच्चय है, जो कि जन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मैं आपको भारत जोड़ो अभियान की तरफ से ये आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि ये मसला केवल मुसलमानों पर हमले का नहीं है। उनको झूठे मुकदमों में फंसाना, हमारा मानना ये है कि ये असल में भारत की पूरी जनता, ये केवल मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात हो रही है। दिग्विजय जी, जो कि भारत की संसद की संसदीय समिति के सामाजिक मुद्दों पर जो समिति है उसके अध्यक्ष के तौर पर हम उनको संसद की आवाज के तौर पर देखते हैं और उनका देश भर के जो नागरिक समाज के संगठन है, जन आंदोलनों की आवाज है, उसका समर्थन इस मुद्दे पर जोड़ते हैं। और हमारा मानना है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना इस देश के असली मुद्दों को पीछे रखने की एक साजिश का नाम है। ये एक स्मोक स्क्रीन है और पूरे उत्तर भारत में कुछ प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें कि एक मध्य प्रदेश है जो कि हमेशा सामाजिक मामलों पर अभी बहुत प्रगति किया जाना बाकी है। हम दिग्विजय जी को याद करते हैं उनके 2 मुख्यमंत्री के कार्यकाल, जहां की एक दलित एजेंडा बनाया गया, पंचायत राज की संस्थाओं को वास्तविक अधिकार दिए गए, आदिवासी मुद्दों पर काम हुए, लेकिन वो सारे सामाजिक विकास के पहलुओं को पीछे रखने के लिए जनता के जुड़े मुद्दों पर अधिकार देने की जो एक रचनात्मक राजनीति है, उसको पीछे रखने की एक क्या साजिश हो, क्या एक उसका तरीका हो, उसके लिए पूरी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जो सेपरेटाइज किया गया है, उसको एक टूल बनाकर मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की जहनीत एक पैदा की गई है। उसका असली शिकार जो है, हमारा कहना यह है, असली शिकार 90% वो समाज है जो कि बहुसंख्यक रूप से हिंदू समाज है। उन सवर्ण युवाओं के सवाल जिनको कि रोजगार मिलने थे, उन पर कोई बात ना हो। वो पिछड़े जिनको एक मुख्यमंत्री तो दे दिया गया लेकिन उनका आरक्षण छीन लिया गया, उस पर बात ना हो। उन दलितों के सवाल जिनके बारे में जो संविधान के प्रावधान थे, विकास की सारी चीजें थी, उन पर बात ना हो। शिक्षा, अभी एक असर की रिपोर्ट आई है, सालाना एक रिपोर्ट आती है हमारी एजुकेशनल, वो बिल्कुल साफ बताती है कि उत्तर भारत के तमाम राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, वहां कक्षा 8 पास करने वाले 25% छात्र केवल ऐसे होते हैं जो कि 5वीं दर्जे का अपनी भाषा पढ़ पाते हैं। जो शिक्षा के मामले में पूरा पिछड़ापन है, वो पिछले 10 साल ये डबल इंजन की सरकार ने पूरे उत्तर भारत को एक सांस्कृतिक पिछड़ेपन, शैक्षिक पिछड़ेपन के गर्त में धकेल दिया है। दक्षिण भारत के राज्यों की, जहां की सांप्रदायिक राजनीति को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सका, तेलंगाना है, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार है, डीएमके की सरकार तमिलनाडु की है,
केरल में एक सामाजिक राजनीति की एक परंपरा है। उन सब में सारे सामाजिक मुद्दों पर बेहतर काम हो रहा है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश इसकी एक नई प्रयोगशाला बनाई गई है। वहां नफरत की राजनीति को दलित, आदिवासी, सवर्ण नौजवान, महिला के हकदारी के सवाल, इन सारे सवालों को पीछे रखने के लिए इस नफरत को काम लाया जा रहा है। तो हमारा भारत जोड़ो अभियान की तरफ से आग्रह ये है कि इस राजनीति को स्मोक स्क्रीन की तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है, आम लोगों के जो हक हैं, आम लोगों को शिक्षा बेहतर करने के सवाल ये पूछे जाने जरूरी है कि मध्य प्रदेश में जो एक डबल इंजन की सरकार है, चुनकर दोबारा से आई हुई भाजपा की सरकार है, उसने विश्वविद्यालय कितने खोले हैं? वो सवर्ण नौजवान इसके शिकार बन रहे हैं जिनके की सारे पेपर लीक हुए हैं और किसी भी एक मामले पर ईमानदारी से जांच नहीं हुई है, एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। उन स्वास्थ्य की सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी हुई है, कितना बजट बेहतर हुआ है, कितनी नई संस्थाएं बनी हैं, ये सारे सवाल सामने न आए। इसलिए मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा करके, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कम्युनलाइज करके, उनको उनके संवैधानिक दायित्व से हटाकर, ईमानदार अफसरों को सजा देकर, बेईमान अफसरों को माला पहनाकर इस देश में असली तौर पर जो उत्तर भारत, जो कि दोआब का क्षेत्र है और जो पूरे उत्तर भारत एक सांस्कृतिक रूप से आज़ादी की लड़ाई की विरासत को आगे बढ़ाने वाले उत्तर भारत के राज्य हैं, मध्य प्रदेश हैं, उसकी पूरी विरासत को नष्ट करने का काम और संविधान की बुनियाद को नष्ट करने का काम हो रहा है। और इस मामले पर इसलिए हम यह भारत जोड़ो अभियान की तरफ से आह्वान करते हैं कि नागरिक समाज के सभी जाति संप्रदाय के लोग, किसी भी उम्र के लोग इसको भारत के संविधान को और आज़ादी की लड़ाई की विरासत को बचाने की लड़ाई समझें। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन असली निशाना, असली हमला इस देश के लोकतंत्र की और संविधान की विरासत पर है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं आपके सामने थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, कुछ तो रतलाम की है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप है कि वहाँ का मक्सी का जो टीआई है वो किस प्रकार से वहाँ पर उसका आचरण है, जरा वो देख लीजिएगा। तो भैया दिखाइए जरा।